बजट में एक्चुअली 4 इयर्स के डेटा या सांख्यिकी माहिती उसमें होती है। पास्ट ईयर का एक्चुअल फिगर रहता है, करंट ईयर का बजटेड फिगर रहता है और रिवाइज्ड फिगर रहता है, और आने वाले बरस का एस्टिमेटेड और बजट फिगर होता है। एवरी बजट, प्रत्येक अर्थसंकल्प में 4 इयर्स के फिगर्स, सांख्यिकी माहिती, सांख्यिकी डेटा हमको मिलता है। जब मिनिस्ट्रीज में वो ड्राफ्ट मंजूर होता है, प्लान मंजूर होता है, तो उसमें क्या होता है कि कौन से स्कीम्स हो गए, कौन से योजना हो गया, कौन से ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की क्या होगी, एग्रीकल्चर का क्या होगा, उद्योग का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, ये सब उसमें होता है। और एग्जिस्टिंग के लिए कुछ कितना खर्चा करना चाहिए आने वाले बरस में, और न्यू के लिए, नए के लिए कितना करना चाहिए, सब डिटेल्स होते हैं। वो बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट होता है, बहुत पेजेस उसकी होती है, वो हम ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद वो मिनिस्ट्री जब उसको अप्रूव करती है, उसको मान्यता देती है, तो वो जो ड्राफ्ट होता है, वो बजट का ड्राफ्ट, पब्लिक बजट का, वो मान्यता अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में भेजा जाता है। इसमें पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें भेजा जाता है। आपको मालूम है, राज्यसभा ये अपर हाउस है और लोकसभा ये लोअर हाउस है। लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार, पावर्स, लोकसभा को है बजट के बारे में, और कम पावर्स राज्यसभा में है। राज्यसभा अपर हाउस है, लेकिन पावर रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ बजट, ये अपर हाउस को कम है, लोअर हाउस को ज्यादा है, लोकसभा को ज्यादा है, राज्यसभा को कम है। ये मुद्दा हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो जब लोकसभा में पेश किया जाता है, हमें मालूम है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर, और अप्रूवल के लिए, मान्यता के लिए वो अंदाजपत्र फरवरी में भेजा जाता है। पहले तो वो मार्च में भेजा जाता था, लेकिन अब बदल हो गया है, फरवरी में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। पहले वो फरवरी के एंड में भेजा जाता था, अब फरवरी के पहले फर्स्ट वीक में 1 फरवरी को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। मैंने बोला कि योजना, प्लान जो होता है, उसका खर्चा, एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा, वो उसको चार्जेस बोलते हैं, उसको कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वो कमिटेड एक्सपेंडिचर, वो खर्चा करने के लिए उसकी प्रोविजन बजट में होती है। ये रफ बजट लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसमें पहले 1-2 दिन डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन उसको बोलते हैं, जनरल डिस्कशन होती है। और जनरल डिस्कशन के बाद 1-2 दिन होती है जनरल डिस्कशन, क्या है, क्या नहीं, कैसा है। फिर उसमें प्रोविजंस किया है बजट में, वो प्रोविजंस पे वोट
मताधिकार देना पड़ता है। उसमें दो पार्ट है। एक को वोटेड एटम्स ऐसे बोलते हैं, दूसरे को नॉन वोटेड एटम्स ऐसा बोलते हैं। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है, उसको वोट की जरूरत नहीं होती, वोट लेना नहीं पड़ता, कमिटेड होता है और वो लोकसभा में अप्रूव होता है। लोकसभा में उसको उसकी अप्रूव, उसकी मान्यता मिलती है। और राज्यसभा में जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, उनको राज्यसभा को वो पावर, वो अधिकार, राइट वो नहीं होता। जो नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर है, हम अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उसके बारे में लोकसभा राज्यसभा उसमें उसको अधिकार होता है, दोनों को। लेकिन जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में सिर्फ लोकसभा को पावर होता है, लोकसभा को राइट होता है। ये भी उसमें ध्यान में लेने की जरूरत होती है। हम जब पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जब ये बजट अप्रूवल के लिए, अंदाज पत्रक अप्रूवल के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में भेजा जाता है, उस वक्त और उनको सूचना, रिविजन्स, कुछ बदल करने में पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट, एक्टिव हो सकती है। इसमें एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सामाजिक संगठन, वो क्या कर सकते हैं, वो ये डिस्कशन चलता है तो हमारे जो प्रतिनिधि है, उसमें मिनिस्टर हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, उसको हम हमारे डिमांड्स, हमारे सूचना, सजेशंस, रिविजन्स, मॉडिफिकेशंस उनके हाथ में देके लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग के वक्त, डिस्कशन के वक्त दुरुस्त या मॉडिफिकेशंस करने के लिए उनके हाथ से हम प्रयास कर सकते हैं। पहले स्टेज में हम जब रफ ड्राफ्ट मिनिस्ट्रीज वो डिपार्टमेंट्स करते हैं, उस वक्त हमारे डिमांड्स, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे एक्टिविस्ट ये कर सकते हैं। अगर उसमें से कुछ रह गया, हमें कुछ ध्यान में बाद में आ गया, कुछ नया आ गया, तो हम लोकसभा राज्यसभा में जब बजट ये अप्रूवल के लिए, मान्यता के लिए भेजा जाता है, उस वक्त भी हम सजेशंस, कुछ डिमांड्स, कुछ प्रोविजंस करने के लिए हम बोलने का हमें अधिकार है, हम बोल सकते हैं। लेकिन उधर हम डायरेक्ट कर सकते हैं पहले स्टेज में। इस स्टेज में हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। हम, हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, मिनिस्ट्रीज, उसको हम भेज दे सकते हैं, उनके हैंड में देके उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे सजेशंस, हमारे स्कीम्स, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स इन कॉर्पोरेट बजट में लेने के लिए, उसमें समाविष्ट करने के लिए आप बोलिए और वो रिवीजन, वो सजेशन, वो मॉडिफिकेशन प्लीज करके ले। ऐसा हम हमारी रिक्वेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल, हमारे मिनिस्ट्रीज को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम कर सकते हैं। और वहां हमें अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो से है, हमारे जो मांग है, हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो कुछ प्लान है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ स्कीम्स है, कुछ प्रोग्राम्स है, उसको अंतर्भूत करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम उस वक्त भी बोल सकते हैं।
डिस्कशन होता है, पहले डिस्कशन होता है, बाद में वोटिंग होती है। उसमें कमिटेड एक्सपेंडिचर सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर लोकसभा राज्यसभा में आता है। और उसके बाद ये बजट, ये जो दुरुस्तियां है, सजेशंस है, मॉडिफिकेशंस है, ये सब ध्यान में लेके उसमें करेक्शंस होती है, रिविजन्स होती है। और ये जो बजट है, लोकसभा राज्यसभा उसको अप्रूव करने के बाद, उसको मान्यता देने के बाद वो बजट होता है। बजट कंप्लीट अप्रूव होने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कार्यवाही के लिए वो रेडी होता है। उसकी कार्यवाही करने के लिए हमें रेडी होता है वो बजट। हम कार्यवाही के लिए अब हम रेडी कर सकते हैं, उसकी कार्यवाही, उसकी अमल बजावनी हो सकती है। उसकी कार्यवाही, इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से शुरू होती है और उसका एंड है, खत्म 31 मार्च 31 मार्च को होता है। क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें सब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कार्यवाही, अमल बजावनी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में बजट ऐसा तैयार होता है, स्टेजेस से जाता है और रेडी टू इम्प्लीमेंट, उसकी कार्यवाही करने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो रेडी हो जाता है। बजट में प्रमुख 3 पार्ट्स होते हैं। उसको एक को कंसोलिडेटेड फंड, एकत्रित जमा, एकत्रित महसूल, उसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। दूसरे पार्ट को इमरजेंसी फंड, आनी बानी का निधि। कुछ इमरजेंसी हो गई, पेंडेमिक आ गया, कुछ साइक्लोन हो गया, कुछ ड्राउट कंडीशंस आ गया, अतिरिक्त बारिश हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे लोगों का, समाज का, देश का, अर्थव्यवस्था का पुनरुज्जीवन, रिवाइवल करने के लिए जो फंड अलग किया जाता है, उसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। और तीसरा जो फंड होता है, उसको स्मॉल सेविंग्स फंड और पब्लिक अकाउंट फंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, उसके स्मॉल सेविंग्स जो होते हैं, वो स्मॉल सेविंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और वो जो सब स्मॉल सेविंग्स होते हैं, उसमें प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें एनएससी, आपको मालूम होगा, एनएससी होता है, एनएसएस होता है, किसान कार्ड होता है। ये जो सब स्मॉल सेविंग्स होती है, अल्प बचत, ये सब अल्प बचत केंद्र सरकार के पास जाती है और उसके लिए सेपरेट खाता होता है, अकाउंट होता है, उसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। कुछ पेंशन का सब्सक्रिप्शन है, प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन है, और कुछ स्मॉल सेविंग्स है,
एनएसएस है, किसान कार्ड है, एनएसएस है, एनएससी है, वो सब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संकलित हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। उसके फीचर उसका ऐसा होता है, वैशिष्ट्य ऐसा होता है कि मैच्योरिटी के बाद उसको परत करना पड़ता है, उसको दे देना पड़ता है। अगर प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निर्वाह निधि, तो वो कर्मचारी निवृत्त रिटायरमेंट होने के बाद उसको वापिस देना पड़ता है, उसको रिपे करना पड़ता है। इसलिए उसका सेपरेट अकाउंट होता है, उसका अलग अकाउंट होता है, उसको हम पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। केंद्र सरकार के 3 अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, संकलित निधि, इमरजेंसी फंड, आने बानी का निधि, और पब्लिक अकाउंट, उसमें अल्प बचत, स्मॉल सेविंग्स, पेंशन, एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन, ये सब आता है। उसमें वो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संकलित निधि जो होता है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो संकलित निधि सरकार का कर, टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, करेक्टर सोर्सेस, कर्ज वसूली, ये सब जो सोर्सेस है, पब्लिक सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ये पब्लिक सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, इसमें से सब वो संकलित हो जाता है, वो मोबिलाइज होता है। ये जो थ्री अकाउंट्स है सरकार के निधि के, पैसे के, उसमें वो कंसोलिडेटेड फंड जो है, संकलित निधि जो है, वो संकलित निधि खर्च करने का अधिकार, उसका यूटिलाइज करने का राइट, खर्चा करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं मिलता जब तक उसको पार्लियामेंट की मान्यता, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता। लोकसभा, राज्यसभा विशेषतः वो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इसके लिए लोकसभा की मान्यता, लोकसभा अप्रूवल वो आवश्यक होता है। वो जब मिलता है तब ही केंद्र सरकार उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च कर सकती है, अन्यथा उसको खर्च करने का अधिकार नहीं। कंसोलिडेटेड फंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर, टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, करेक्टर सोर्सेस, कर्ज, लोन्स एंड एडवांसेस, और कुछ डोनेशंस, सबका संकलित किया गया वो निधि होता है, फंड होता है, और वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत उसकी रकम ज्यादा होती है। उसमें का 1 रुपया भी सरकार पार्लियामेंट के अप्रूवल के सिवाय खर्च कर नहीं सकती। पार्लियामेंट के अप्रूवल उसको लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट के अप्रूवल उसको लेना चाहिए। अब पार्लियामेंट की मान्यता मिल गई, उसको 2 पार्ट है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर, हम नियोजित खर्च, अनियोजित खर्च, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वो मान्यता मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद वो खर्च किया जाता है। और इमरजेंसी फंड, आनी बानी का जो निधि होता है, वो सेपरेट किया गया निधि होता है। और अगर नैसर्गिक आपत्ति आ गई, महापूर आ गया, दुष्काल, ड्राउट कंडीशंस आ गए, अतिरिक्त बारिश हो गई, साइक्लोन हो गया, पेंडेमिक जैसी ऐसी परिस्थिति आ गई, कोरोना, इसमें वो खर्च करने का अधिकार सरकार को होता है, और उसके लिए कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। वो पब्लिक अकाउंट जो है, उसमें स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी के सब्सक्रिप्शंस, वर्गनी, ये सब उसमें संकलित होता है। और क्योंकि उसको रिपेड करना चाहिए, उसको वापस देना चाहिए, इसलिए मैच्योरिटी के बाद वो दी जाती है, और वो फंड
सरकार अपने पास रखती है वो उसका यूटिलाइज कर सकती है, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ऐसा होता है। इसी प्रकार ये सार्वजनिक अंदाजपत्रक अर्थसंकल्प पब्लिक बजट पहले स्टेज में तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब दूसरे स्टेज में उसकी कार्यवाही, उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होती है। इंप्लीमेंटेशन, कार्यवाही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय और उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होती है, उनके होते हैं। शिक्षा मंत्रालय होगा, कृषि मंत्रालय होगा, उद्योग मंत्रालय होगा, आरोग्य मंत्रालय होगा। उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी अमलबजावनी करना, उसकी कार्यवाही करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। उसका तो प्लान होता है, उसका तो आराखड़ा तैयार होता है, क्योंकि जो कुछ रिक्वायरमेंट्स भेजे हैं, जो कुछ रफ ड्राफ्ट भेजा है, उस हिसाब से उस अंदाज पत्रक की, इस बजट की अमलबजावनी, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अगर खेती मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, जो कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिया है, जो कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने उसमें रिक्वायरमेंट भेजा है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, स्कीम्स, और नया प्रोग्राम्स, नए योजना, ऐसा अलग पार्ट होते हैं। जो भूतकाल से शुरू है उसकी कार्यवाही ऑटोमेटिकली शुरू होती है, वो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, वो सख्ती, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर होता है, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, उसकी कार्यवाही शुरू हो जाती है। जो नए नए एक्टिविटीज है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नए फंक्शंस है, योजना है, प्रोग्राम्स है, इसके अमलबजावनी 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। और उसके लिए बजट में जो प्रोविजन की जाती है, इस हिसाब से, इस महसूल और खर्चे के प्रोविजन के हिसाब से उसकी कार्यवाही हो जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में, अमलबजावनी में, कार्यवाही में केंद्र सरकार या सरकार के सब मिनिस्ट्रीज, उसके सब डिपार्टमेंट्स, उसके सब डिपार्टमेंट्स, उसमें से ऑफिसर्स, सब ऑफिसर्स, सब असिस्टिंग स्टाफ, ये सब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है। इसमें कमिटेड, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर, नॉन कमिटेड, सब सब उसको कंपल्शन नहीं होता, ऐसे कुछ एक्टिविटीज और खर्चा होता है, और उसकी कार्यवाही, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। 1 बरस का कालावधि होता है, 1 ईयर टाइम पीरियड होता है, और उसमें उसकी कार्यवाही, उसकी अमलबजावनी होती है। अब कुछ बार क्या होता है कि ये जो कुछ प्रोविजंस किए हैं, ये प्रोविजंस कई बार कम पड़ते हैं, कई बार शॉर्ट पड़ते, शॉर्टफॉल होता है। तो क्या करने का, कुछ ज्यादा खर्च करने के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को भेजना पड़ता है, और वो उसको भी अप्रूवल नए बजट में, नया अंदाज पत्रक में लेना पड़ता है। उसको हम रिवाइज्ड बजट बोलते हैं। 2021-22 का बजट अगर हो गया, अब 2021 शुरू है, इसमें कुछ खर्चा कम पड़ गया, एस्टिमेट चूक गया, फेल हो गया, होता है, वो हो जाता है, एस्टिमेट खर्चा भी बढ़ जाता है, तो जो ज्यादा खर्च होता है उसको सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर, वो डिमांड 2021-22 के बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड्स, सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर ऐसा भेजा जाता है, और वो भी
अप्रूव होके उसको रिवाइज्ड बजट बोलते हैं, रिवाइज्ड बजट बोलते हैं, उसमें उसका समावेश, इंक्लूजन हो जाता है। सरकार उसके सब मिनिस्ट्रीज, सब मिनिस्ट्रीज, उसके डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स, उसके एम्प्लॉयज, सपोर्टिंग स्टाफ, असिस्टिंग स्टाफ, ये सब मिलके बजट की कार्यवाही, बजट की अमल बजावनी करते हैं। उसकी अमल बजावनी चालू रहती है। उसका कालावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च ऐसी होती है। और जब एस्टिमेट फेल हो गया, अंदाज चुक गया, तो उसको दुरुस्त करने की प्रोविजन होती है, लेकिन उसकी दुरुस्ती, रिवीजन, वो आने वाली ईयर के बजट में ही हो सकती है। उसको हम रिवाइज्ड बजट बोलते हैं। तो बजट में पास्ट ईयर का बजट, एक्चुअल फिगर, चालू ईयर का बजटेड फिगर्स और रिवाइज्ड फिगर्स, और आने वाले वर्ष का बजटेड फिगर्स, ऐसा हो जाता है। ऐसा प्रोविजंस उसमें किया जाता है। ऐसे 4 इयर्स के, 4 बरस के स्टैटिस्टिकल डेटा फिगर्स उसमें मिलते हैं। अब खर्च करते फंक्शंस, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, योजना, एक्टिविटीज, ये सब उसमें उसकी कार्यवाही हो जाती है। उसको हम बजट की कार्यवाही, बजट की इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा हम बोल सकते, ऐसा बोलते हैं। उसको एग्जीक्यूशन ऑफ बजट ऐसा बोलते हैं। और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, पब्लिक बजट, ये कार्यवाही, अंमलबजावनी सार्वजनिक अर्थसंकल्प की, बजट की, ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसको ब्यूरोक्रेसी भी हम बोलते हैं, उसमें सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, उनके ऑफिशियल्स, ऑफिसर, सपोर्टिंग स्टाफ, ये सब मिलके करते हैं। इस स्टेज को हम एग्जीक्यूशन ऐसा बोलते हैं। ऑडिट, उसको हम लेखा परीक्षण बोलता है। लेखा परीक्षण, इसका मतलब क्या है? ऑडिट, इसका मतलब यह है कि ये अलग अलग मंत्रालय है, उसके जो डिपार्टमेंट्स है, उसकी जो खाते है, सब डिपार्टमेंट्स है, सब खाते है, उन्होंने जो कुछ एक्टिविटीज किया, योजना रियलाइज करने का प्रयास किया, उसके अमलबजावनी करने का प्रयास किया, उसके लिए जो खर्चा किया है, उसका जो एक्सपेंडिचर किया है, वो कैसा किया है, उसका एग्जामिनेशन, उसका इंस्पेक्शन, उसका परीक्षण, उसका रिव्यू, इसको हम ऑडिट बोलते हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खर्चा बराबर किया है, उसका एक्स्ट्रा वैगन्स उधड़पट्टी हो गया है, कार्यक्षम किया है, नहीं किया है, इनएफिशिएंट हो गया है, ये सब उसका इंस्पेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोनोमस बॉडी को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। उसको हम कैग बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी, एक ऑटोनोमस मैकेनिज्म, एक ऑटोनोमस सिस्टम, इसका स्टेटस मिलके अपॉइंटमेंट करने की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर हम बोलते हैं शॉर्ट में, वो उसका ऑडिट करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, बजट में क्या दिया है, कौन से ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है, कौन से स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स दिया है, और खर्चा किसके लिए किया है, सोशल वेलफेयर में किया है, एजुकेशन में किया है, कृषि में किया है, जो कुछ दिया था किया है, या फंड डिविएट किया है, फंड दूसरे आइटम के
और खर्च किया है, इसका लेखा परीक्षण ऑडिट ये कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल करता है। और वो रिकमेंडेशंस करता है, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, इसमें फंड डिवेट हो गया, इसमें अनस्पेंट हो गया, इसमें ज्यादा खर्च किया गया, इसमें कम खर्च किया गया, इसका फंड डिवेट किया, ट्रांसफर किया दूसरे खाते के ओर। ऐसे सब सजेशंस, सब रिकमेंडेशंस सरकार को ये ऑडिटर जनरल का आता है। और इस तरह ये उसका ऑडिट, उसका जो ऑडिट है वो ऑडिट हो जाता है। और ऑडिट में ये बात स्पष्ट होती है कि जो कुछ निश्चित किया गया था, जो कुछ प्लान किया गया था, डिटरमिन किया गया था, वो डिटरमिन करने में सरकार कितना सक्सेसफुल हो गया है, कितना यशस्वी हो गया है या नहीं हो गया है। अगर जो कुछ प्लान्स, जो कुछ एक्टिविटी, जो कुछ फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रफ बजट में, बजट एस्टिमेट्स में दिए थे, वो रियलाइज करने के लिए, साध्य करने के लिए, वो पाने के लिए खर्च किया है या नहीं किया है, कितना साध्य हो गया, कितना साध्य नहीं हो गया, इसके सब मूल्यमापन, उसका सब परीक्षण ए ऑडिट स्टेज में, लेखा परीक्षण स्टेज में कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल करता है। और जो कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं उसको और बहुत अटेंशन देना पड़ता है। और जो कुछ खामियां रह गई है, जो कुछ मिसबिहेवियर हो गया है, जो कुछ मिसकंडक्ट हो गया है, उसको रिपेयर करना, रिवाइज करना, मॉडिफाई करना, दुरुस्त करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार की होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को पूरी करनी पड़ती है। इसी तरह बजट मेकिंग प्रोसेस, ये जो अर्थसंकल्प है सरकार का, सार्वजनिक अर्थसंकल्प है, उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है, तैयार करने की प्रक्रिया है, ऐसे 3 स्टेजेस में जाती है। उसको प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना, उसको उसकी मान्यता लेना, उसकी कार्यवाही करना और उसका लेखा परीक्षण करना। इस स्टेज से सब अंदाज पत्रक, सार्वजनिक अंदाज पत्रक, केंद्र सरकार का अंदाज पत्रक जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उसकी ओर हमारा अटेंशन होना चाहिए। और हम टीचर्स है, हम स्टूडेंट्स है, हम एक्टिविस्ट है, हम पॉलिटिकल पार्टीज है, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उसमें भूमिका पूर्ण कर सकते हैं। हम उसमें भूमिका ले सकते हैं। बजट अंदाज पत्र तैयार करने से अमल बजाने तक, इम्प्लीमेंटेशन तक, और उसमें कुछ दुरुस्तियां, कुछ रिविजन्स करने तक हम एक्टिव पार्टिसिपेट हो सकते हैं। पहले स्टेज में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो सकते हैं। हमारे डिमांड्स, हमारे स्कीम्स, हमारे फंड रिक्वायरमेंट, हमारे प्रॉब्लम सब डायरेक्ट हम उस खाते को, सब खाते को ऑफिसर को दे सकते हैं। और दूसरे उसका जो डिस्कशन चल जाता है अप्रूवल के लिए, उसी वक्त हमारे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मिनिस्टर, उसके माध्यम से हम कुछ दुरुस्तियां, कुछ रिविजन्स, कुछ एडिशनल डिमांड्स कर सकते हैं। और हम एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर, स्टूडेंट्स कुछ महत्वपूर्ण रोल, भूमिका पार सकते हैं। उसको बजाने की कुछ अपॉर्चुनिटीज है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।